सबसे पहले तो हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय खड़गे जी का कि उन्होंने विषय की संजीदगी को समझा और शांति से ये सदन मेरी बात सुने, इसका प्रबंध किया। बहुत बहुत आभार खड़गे जी। मैं वही कहने लगी, अगला वाक्य मेरा वही था कि बाकी पूरा सदन सुनने के लिए तैयार था, शांत बैठा था, लेकिन जो लोग वेल में थे उनकी तरफ से उनके दल के नेता ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं, इसलिए उनके प्रति मैंने विशेष आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष जी, ये मसला इराक में बंधक 39 भारतीयों का पिछले 4-5 दिनों से फिर से गर्मा गया है। क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए संसदीय मर्यादा का तकाजा था कि मैं संसद में ही आकर बोलूं, बाहर कुछ ना कहूं। इसके लिए पिछले 3 दिन से प्रयास कर रही हूँ। परसों मैंने आपको लिखित में कहा कि मैं स्टेटमेंट यहाँ आकर के उत्तर देना चाहती हूँ। आपने कहा शाम 5 बजे आ जाइए, लेकिन उससे पहले हाउस उठ गया। कल पुनः कोशिश की, आज फिर मैंने कहा कि 12 बजे अगर मुझे मौका दे दिया जाए, पर चलिए मौका मिला। अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि से ये शुरू करना चाहती हूँ कि ये घटना 15 जून 2014 की है। हमारी सरकार 26 मई 2014 को बनी थी, यानी हमारी सरकार के बनने के मात्र 20 दिन बाद ये घटना घट गई। और घटना का पता ऐसे चला कि वहाँ से एक व्यक्ति जिसका नाम हरजीत मसीह है वो आया और उसने ये कहा कि हम 40 लोगों को ISIS के लोगों ने बंधक बना लिया था, 39 लोग मेरे सामने मार दिए गए और मैं अकेला वहाँ से बच निकला। हरजीत की कहानी में काफ़ी विरोधाभास है, लेकिन मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहती। मैंने ये कहानी सुनने के बाद, क्योंकि मेरी ही सबसे पहले बात हुई थी हरजीत मसीह से, मैं उस सारी विस्तार में जाना नहीं चाहती। मैंने अपने यहाँ एम्बेसी को कहा कि ये कह रहे हैं कि मोसुल से अरबिल जाते हुए एक जंगल में हमको मार दिया, तुम पूरे मोसुल में चप्पा चप्पा छान मारो, मोसुल के आसपास भी 100 किलोमीटर तक छान मारो, कहीं तो 39 लाशें पड़ी मिलेंगी। और अगर लाशें भी ठिकाने लगा दी तो खून के धब्बे होंगे। आखिर 39 लोगों को गोली मार के कोई मार दे तो वहाँ तो पूल ऑफ ब्लड होना चाहिए, वो मिलेगा। तीसरा, मैंने कहा कि ISIS वालों की एक आदत है, जब वो किसी एक देश के नागरिकों को बड़ी संख्या में मारते हैं तो उसकी सूची निकालते हैं। देखो कोई सूची निकली है क्या? चौथा, मैंने कहा कि वो इतने निर्दयी हैं कि वो तस्वीरें भी उनका वीडियो बना के बताते, कोई वीडियो है क्या? अध्यक्ष जी, ना तो हमें कहीं लाशें मिली, ना हमें कहीं खून के धब्बे मिले, ना कोई सूची सामने आई और ना कोई वीडियो तस्वीर का सामने आया। उसके बाद हमने सोचा कि अब कम से कम इनकी तलाश करनी चाहिए और हमने तलाश करनी शुरू कर दी। ये बात 15 जून की है। उसके बाद पहला सत्र जो आया संसद का वो नवंबर में आया। 24 नवंबर 2014 को मैं इस सदन में आई, क्योंकि उससे एक दिन पहले 2 बांग्लादेशी लोग शफी और हसन, उनके इंटरव्यूज चल रहे थे जो हरजीत को ही कोट करके कह रहे थे कि वो मारे गए। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये विषय यहाँ उठाया। वास्तव में उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था, मैंने स्वयं आपसे मांगा था कि मैं स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ, लेकिन जब उन्होंने नोटिस दिया तो मैंने कहा बेशक नोटिस नहीं दिया है पर आप इनको बोलने दीजिए। उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी। उसके बाद मैंने उस चर्चा में भाग लिया और स्वयं। अब मैं यहाँ आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ किया केवल सदन को विश्वास में लेके नहीं किया, इस सदन की अनुमति से किया। और ये संयोग है कि पीठासीन आप ही थी। और मैंने क्या कहा, मैं उस कार्रवाई 24 नवंबर 2014 की लोकसभा की कार्रवाई के वो अंश लाई हूँ, पूरी कार्रवाई लाई हूँ, लेकिन वो संबंधित अंश पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मैं सदन से कह रही हूँ, आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि वे मार दिए गए और हमारे 6 सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो मारे नहीं गए, जिंदा हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये स्वीकार करके कि वे मार दिए गए मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं और उनकी तलाश छोड़ दूं? ये आसान विकल्प है, ये आसान विकल्प है। लेकिन दूसरा विकल्प ये है कि जो 6 सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि वो मारे नहीं गए और जिंदा हैं, उन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ूं और उनकी तलाश करूं। मैंने बार बार सदन में ये कहा
कि मेरा उनसे डायरेक्ट संपर्क नहीं है। मेरे पास ठोस सबूत उनके जिंदा होने का नहीं है, लेकिन मेरे पास ठोस सबूत उनके मारे जाने का भी नहीं है। तो केवल बुद्धिमत्ता का तकाजा ही नहीं, जिम्मेदारी का तकाजा भी ये कहता है कि मैं दूसरे विकल्प को स्वीकार करूं और आगे बढ़ूं। पर मैं यहीं नहीं रुकी। मैंने कहा मैं आपको आश्वस्त कर रही हूं, बता रही हूं कि जिस दिन मुझे एक भी ठोस सबूत हरजीत की बात का मिल गया तो मैं आकर बता दूंगी कि वो मारे गए। उसके आगे अध्यक्ष जी, मैं यहां बोल रही हूं, अध्यक्ष जी मैं आपकी आज्ञा से इस सदन की अनुमति चाहूंगी। मैंने शब्द इस्तेमाल किया अनुमति। आपकी आज्ञा से इस सदन की अनुमति चाहूंगी कि अगर उन्हें लगता है कि मेरा रास्ता सही है, मुझे हरजीत के बयान पर विश्वास करके अपने प्रयास रोकने नहीं चाहिए, तो मैं निश्चित चाहूंगी कि मुझे इस सदन की मदद मिले ताकि मैं अपने प्रयास में आगे बढ़ती रहूं। आज ज्योति को याद होगा या नहीं होगा, वो मेरी बात खत्म होने के बाद मुझे बाहर कॉरिडोर में मिले और उन्होंने कहा कि इतना जिम्मेदाराना बयान देने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अध्यक्ष जी, अभी मैं यहां सुन रही थी वेल में, जब मैंने कहा मैं बोल रही हूं, खड़गे जी की तो जानकारी सही नहीं थी कि मैंने राज्यसभा में बोला है और कोई प्रिविलेज मोशन आया। मैं अभी राज्यसभा में बोली ही नहीं हूं। राज्यसभा में कल का समय तय हुआ है, कल बोलूंगी। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति बार बार कह रहे थे 3 साल से तो मिसलीड करती आ रही हैं, क्या बोलेंगी? मैं यही बात कहना चाहती हूँ, क्या मिसलीड करती आ रही हूँ कि मैंने उनको मरा हुआ घोषित नहीं किया? क्या क्या बोला है ना अब? हाँ सदन में वो तो रिकॉर्ड में नहीं है। नहीं, अभी जो बोला रिकॉर्ड में नहीं, वो खुद ही अपने सीट पे बैठकर कहे भी नहीं, उसका रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। फिर आप उसको रिपोर्ट करने में रिपोर्ट करने में कोई अर्थ नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर ये बात नहीं है कि मैं मिसलीड कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो बार बार ये कहा जाता है कि मैं उन्हें मरा हुआ घोषित क्यों नहीं कर देती, हरजीत के बयान पर यकीन क्यों नहीं कर देती, मैं आज यहाँ कहना चाहूंगी खड़े होकर कि अध्यक्ष जी, बिना ठोस सबूत के किसी को मरा हुआ घोषित करना पाप है और ये पाप मैं कभी नहीं करूंगी। जो मैंने इस सदन से अनुमति ली थी, उस अनुमति के बाद मैंने तलाश इतनी ज्यादा कर दी। मैंने खाड़ी के 6 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की और आज सदन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कहीं से पता चला कि शायद टर्की की मदद इसमें मिल सकती है। कोई बायलैटरल मीटिंग लिए बिना मैं रात को 12 बजे टर्की पहुंची, सुबह 9 बजे उनके विदेश मंत्री से बात की और 10 बजे वापस लौट आई। और जितने भी देश इसके तलाश में मदद कर सकते थे उन सब से मैंने भी बात की, प्रधानमंत्री जी ने भी बात की। और आज यहाँ कह सकती हूँ कि जब सोर्सेज की बात करती हूँ ना, वो राह चलते सोर्सेज नहीं है, वो सड़क चलते लोग नहीं है कि हमने उनको देखा। एक देश के राष्ट्रपति ने मुझे कहा, दूसरे देश के विदेश मंत्री ने मुझे कहा। तो हम लोग इसमें जो आगे बढ़ रहे थे वो यही सोचकर बढ़ रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी या तो ठोस सबूत के साथ मारे जाने का मिल जाए तो वो बता दें और जिंदा होने का मिल जाए तो वो बता दें। और यहां मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं 12 बार उनके परिवारों से मिली हूँ। ये ठीक है 3 बार भगवंत मान जी स्वयं लेकर आए हैं उनको 3 बार, लेकिन मैं कुल 12 बार मिली हूँ। और 12 के 12 बार में ये सावधानी मैंने हमेशा बरती कि जो भी जानकारी मेरे पास होती थी शेयर करने के बाद मैं 3 वाक्य जरूर कहती थी। पहला, मेरे पास कोई सबूत नहीं है उस बात का जो कह रही हूं। दूसरा, ये जानकारी दूसरे सूत्रों से मिली है। तीसरा, मेरा उनसे कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है। 12 के 12 बार मैंने अपनी बात ये कहकर समाप्त की। अध्यक्ष जी, मेरे क्योंकि MOS आर्मी चीफ रहे हैं, हम लोग बैठकर बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि युद्ध की भी एक परंपरा है। युद्ध जब समाप्त होता है तो 4 श्रेणियों में लोगों को बांटा जाता है। पहला, POWs, प्रिजनर ऑफ वॉर्स, जो दूसरे देश की कैद में होते हैं। मिसिंग, जो गुम होते हैं, गायब होते हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता। तीसरा, किल्ड, जो मारे जाते हैं। और चौथा, बिलीव्ड टू बी किल्ड,
मैं आपसे ये कह रही हूं कि जो मिसिंग नहीं है और बिलीव्ड टू बी किल्ड हैं, उनके लिए भी सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि उनकी फाइल तब तक बंद ना की जाए जब तक उनके मारे जाने का कोई सबूत नहीं मिल जाए। और मैं आपको हैरान कर दूं ये कह के कि वियतनाम के बिलीव्ड टू बी किल्ड कैटेगरी के लोगों को वो आज तक ढूंढ रहे हैं। अमेरिका के दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों को वो भारत में ढूंढने आते हैं बिलीव्ड टू बी किल्ड में। अगर मैं मिसिंग की कैटेगरी से निकाल दूं और आपके अकॉर्डिंगली बिलीव्ड टू बी किल्ड में भी लेकर आऊं, तो भी ये फाइल तब तक बंद नहीं होगी जब तक उसके मरने का कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाए। जो मैंने कहा पाप है, किस लिए कहा? आज मैं कह दूं मर गए, कल को उनमें से कोई जिंदा आके खड़ा हो गया तो शायद उसकी दुनिया बदल चुकी होगी उस बीच में। कौन गुनहगार उसका होगा? मैं ये गुनाह अपने माथे नहीं लेना चाहती। इसलिए मैं ये भी कहना चाहती हूं, जिन लोगों को ये लगता है और जो कन्विंस्ड हैं कि वो मारे गए और जो कन्विंस्ड हैं कि मैं झूठ बोल रही हूं, असत्य बोल रही हूं, सत्य को छिपा रही हूं, वो आजाद हैं। वो जाकर के उनके परिवारजन को कह दें कि वो मारे गए। लेकिन अगर कोई जिंदा निकल आया तो जिम्मेदारी उसकी होगी जो जाकर के कह के आएगा। मैं एक और बात कह रही हूं कि अगर उन परिवारों में से किसी परिवार का भरोसा मुझसे उठ गया है और उनको लगता है कि मैं सच नहीं बोल रही हूं, उनका बच्चा मार दिया गया है, तो वो भी अरदासा करने के लिए आजाद हैं। पर तब फैसले की जिम्मेदारी उन पर होगी अगर कोई जिंदा निकल आया तो। अब एक तस्वीर दिखाई जा रही कि ये जेल थी और ये जेल ध्वस्त हो गई। सुषमा ने तो कहा था कि ये जेल में है। मैंने बिल्कुल कभी नहीं कहा कि वो जेल में है। दिक्कत हम लोगों की यही है कि सिलेक्टिवली चीज उठा लेते हैं। अध्यक्ष जी, लोग पूछते हैं सरकार क्या कर रही है। 9 तारीख को इराक के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि मोसुल आजाद हो गया है, आईएसआईएस के चंगुल से बाहर निकल आया। 10 तारीख शाम को मेरे राज्य मंत्री विमान में बैठ गए मोसुल जाने के लिए। 9 तारीख को घोषणा करते हैं वहां के प्रधानमंत्री। उससे पहले तो उनका प्राइम मिनिस्टर भी नहीं पहुंच सका। जो स्थिति वहां थी, उनके प्रधानमंत्री भी मोसुल नहीं पहुंच पाए। जिस दिन उन्होंने घोषणा की 9 तारीख को, वो उस दिन इंदौर थे, एक कार्यक्रम था, आपको भी मालूम होगा। मैंने वहां फोन किया कि आपने घोषणा सुनी? उन्होंने कहा। मैंने कहा वापस आओ, रात को आपको जाना है। 10 तारीख सुबह दिल्ली पहुंच के शाम का विमान पकड़ लिया। 4 दिन वहां रहे। आज वो कहते हैं कि वो जो तस्वीर है, जनरल वीके सिंह ने आकर के मुझे बताया, और जैसे पता लगा जनरल वीके सिंह आज वापस आ रहे हैं, अगले दिन मैंने परिवारों को बुला लिया और सारे परिवारों के सामने उनकी बताई हुई बात पहले स्वयं कही, फिर उनसे कहा कि आप बोलो क्या कहा था उन्होंने। और बहुत बड़े अधिकारी से उनकी बात हुई थी बगदाद में, क्योंकि एयरबिल में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा मैं बगदाद जा रहा हूँ। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि हमारे पास अपनी सोर्सेज से, इंटेलिजेंस सोर्सेज से जो खबर है वो ये कि वो लोग मोसुल एयरफील्ड से पकड़े गए। उसके बाद कुछ दिन जेल में रखे, फिर उन्हें हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया। उसके बाद उन्हें से खेती का काम करवाया। लेकिन 2016 के शुरू में उन्हें बदरूस जेल भेज दिया गया। उसके बाद आज तक हमारा उनसे संपर्क नहीं है। 2016 की शुरुआत यानी 1.25 साल 1.5 साल हो गया। इस 1.25 साल 1.5 साल में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि संपर्क नहीं है। 2016 की बात वो कर रहे हैं कि बदरूस जेल में थे। उसके बाद हमारा संपर्क नहीं है। ये बात जस की तस, बिना कॉमा, बिना फुल स्टॉप लगाए मैंने परिवारों को बताई। फिर मैंने जनरल साहब से कहा कि आप डायरेक्ट बताइए, और जनरल साहब ने हूबहू वही बात उनके सामने रखी। तो कभी नहीं कहा सुषमा ने वो बदरूस जेल में आज हैं। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये तस्वीर केवल इतना बताती है कि जेल ढह गई, लेकिन ये तस्वीर हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। हमारे प्रश्न हैं कि क्या उस समय जब ये जेल ढही भारतीय नागरिक उसमें थे? अगर थे तो कितने थे? कौन कौन थे? दूसरा, क्या जेल को ध्वस्त करने से पहले वहां के बंदियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था, या वो सारे के सारे मार दिए गए? और अगर यहाँ के सारे प्रिजन के लोग, क्योंकि वो 20 हजार लोग इतने आ सकते, इतनी बड़ी प्रिजन है, तो उन लाशों का क्या हुआ? क्या वो लाशें आज भी हैं? और क्या इस हालत में है कि डीएनए करके
उनका ये पता लगाया जा सके, ये प्रश्न सब अनुत्तरित हैं। ये कह देना कि सुषमा ने कहा था कि वो जेल में है और ये देखो जेल तो ढह गई, ये जो पूरा भ्रम फैलाया गया है पुराने 5 दिन से, मैं इसी की स्थिति स्पष्ट करना चाहती थी। दूसरी बात, जब इराक के विदेश मंत्री यहाँ आए तो मैंने आपसे पहले दिन अनुमति की थी कि मैं 5 बजे इसलिए बोलना चाहती हूँ कि 12 से 3 बजे तक हमारी मीटिंग है। दोनों राज्य मंत्री मेरे उनके साथ थे। उन्होंने हूबहू वही बात कही कि एक्सेलेंसी, हमारे पास ना कोई ठोस सबूत जिंदा होने का है, ना कोई ठोस सबूत मारे जाने का है, और जिस अधिकारी की बात आपके विदेश मंत्री कर रहे हैं वो भी आज सर्टेन नहीं है, क्योंकि 2016 के बाद उन्होंने कहा हमारा कोई संपर्क नहीं, उनके पास कोई सूचना 2016 के बाद की नहीं, इसलिए वो भी आज सर्टेन नहीं है कि वो जिंदा हैं या मर गए, लेकिन हम पूरी तरह से उनकी तलाश करेंगे। उन्होंने बाहर भी कहा वी डू नॉट नो वेदर दे आर अलाइव और डेड, तो अखबार की सुर्खी आती है FM इराक सेज दे आर नॉट अलाइव। He never said they are not alive. He said whether they are alive or dead we don't know. और मैं आपसे बताती हूँ कि इतनी पैशनेटली मेरी और उनकी बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं जो कंपैशन आप में देख रहा हूँ और जिस पैशन से आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ इराक में कहा जाता है वेट इज़ वर्स देन डेथ। लेकिन क्या करें एक्सेलेंसी, इस स्थिति में केवल वेट की ही एक आवश्यकता है और हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए एक्सेलेंसी, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। बोले क्या? कि अब आप मुझे जो भी जानकारी दें वो सबूत के साथ दें। मैं बिना सबूत की जानकारी नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने बिना सबूत की जानकारी पे बार परिवारों को तसल्ली दी है। अब मैं उन्हें बिना सबूत के तसल्ली नहीं दे सकती। और मैंने कहा सबसे बड़ा ठोस सबूत जो हो सकता है, तो मैंने ही उन्हें सुझाव दिया कि आप इस प्रिजन के वार्डन से अगर संपर्क कर सकते हैं तो करिए। उनके पास बंदियों की सूची होती है, देखिए कि क्या उस सूची में भारतीय नागरिकों के नाम हैं, अगर हैं तो किन किन के हैं। ये एक बड़ा पुख्ता सबूत होगा। मैंने कहा अगर सूची डिस्ट्रॉय हो गई, बंदा बच गया, मतलब प्रिजन वार्डन सुना था कि पहले एस्केप कर गए, मुझे नहीं मालूम, तो दूसरा मैंने उनसे कहा कि फिर उनकी याददाश्त के अनुसार से इतना तो पता करिए कि क्या इंडियन नेशनलिटी के लोग थे तो कितने थे। मैंने कहा ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पुख्ता सबूत होगा इसका। तो उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल इराकी की तरह नहीं, उन्होंने कहा कि हमें जो मन पर बोझ है वो ये कि ये भारतीय इराक को रीबिल्ड करने आए थे, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, लेकिन ये वहाँ आकर फंस गए, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको ढूंढें। तो जो बात आपने कही है हम उसको भी सामने रखेंगे, बाकी भी हम जितना कर सकेंगे उसको हम करेंगे। लेकिन मैंने कहा पर मुझे दीजिए सबूत। मैं आज तक सबूत मांगती रही, मुझे सबूत नहीं मिला, इसलिए मैं परिवारों को कहती रही ये जानकारी है वो भी दूसरे सूत्रों के माध्यम से मिली हुई है, कोई डायरेक्ट संपर्क हमारा नहीं है, लेकिन अब मुझे सबूत दीजिए। अगर वो जिंदा है तो ये बताइए वो कहाँ हैं, कितने हैं, कौन कौन है। और सबूत के तौर पर अगर वो हिंदी या गुरमुखी में लिख कर दे दें अपना नाम, अपने गांव का नाम, तो वो और भी ज़्यादा पुख्ता सबूत होगा। या इमेज मिल जाए, मतलब जो भी दीजिए ऐसा सबूत दीजिए जिसको मैं पक्का और ठोस सबूत कह सकूं। उसके बिना ना तो मैं उन परिवारों को बुलाऊंगी और ना उनसे बात करूंगी जब तक मेरे पास सबूत नहीं आ जाता। तो उन्होंने केवल मुझे ये बात नहीं कही कि मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ, उसके बाद MJ अकबर साहब ने उनको कल लंच दिया, डिनर दिया, उस पर भी उन्होंने उस बात को दोहराया कि अपनी विदेश मंत्री से ये बात कह देना कि हम पूरी तरह से तलाश करेंगे और अब उन्हें जो भी बताएंगे वो सबूत के साथ बताएंगे, बिना सबूत के नहीं बताएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैंने कभी गुमराह नहीं किया और गुमराह करने का लाभ मुझे क्या होता। मेरी लोकतंत्र में बहुत आस्था है और संसद में उससे भी ज़्यादा आस्था है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई मंत्री या कोई सांसद संसद के फर्श पर खड़े होकर गलत बयानी करता है तो ये घोर अपराध है। लेकिन तो भी अगर करता है तो किसी लाभ के लिए करता होगा, या तो व्यक्तिगत लाभ, या उसकी सरकार को लाभ, या किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए करता होगा। मैं पूछना चाहती हूँ अपने साथियों से कि गुमराह करने से क्या तो लाभ मुझे मिल रहा है, क्या लाभ हमारी सरकार को मिल रहा है, और किसका क्या नुकसान हो रहा है। मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ। देखिए अगर मैं मरा हुआ घोषित कर दूं तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, ना ये लोग सवाल पूछेंगे, ना परिवारजन मेरे पास आएंगे, वो कहेंगे कि ठीक है आपने कह दिया, मारे गए।
लेकिन मैं आपको एक और घटना बताती हूं अध्यक्ष जी, जो सुनने लायक है इनके। इसी पंजाब के और 6 परिवार मुझसे 1 साल पहले मिलने आए और उन्होंने ये कहा कि हमारे किसी का पति था, किसी का पिता, किसी का बेटा सन 71 की लड़ाई में शहीद घोषित कर दिए गए। बोले तब टीवी तो होता नहीं था, ऑल इंडिया रेडियो में भी कह दिया गया कि वो शहीद हो गए और हमने उनको शहीद मानकर अरदासा कर दिया और हम आगे बढ़े। 45 साल बाद वो कहते हैं 2016 में एक जेल से हमारे गांव के पास का व्यक्ति छूट कर आया और उसने आकर हमसे कहा कि वो तो जिंदा, वो तो मेरे साथ जेल में। अब तब से वो परिवार मुझे कह रहे हैं निकाल के लाओ, निकाल के लाओ। मैंने उसी दिन उनसे उनकी फोटो, उनका पूरे पर्टिकुलर्स ले लिए और गौतम बम्बा वाले जो हमारे इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर है उनको भेजा और कहा कि पता करके दो, इस जेल में वो व्यक्ति बता रहा है, इस जेल में से पता करके दो। अब पाकिस्तान कहता है कि नहीं वो तो नहीं है हमारे पास जो प्रिजनर्स की सूची है उसमें इनका नाम नहीं है। अब वो तो मेरे सिर पर ये सवार है कि नहीं लाओ, निकाल के लाओ। 71 में कह दिया था तत्कालीन, वो देखो हाँ सहमति में सिर हिला रहे क्योंकि उन्हें मालूम है ये बात। वो कहते हैं हाँ नहीं वही मैं मिलने आए थे और उनको जब कोई उनका पड़ोसी आया तो उन्होंने कहा कि वो जिंदा है, वो बुत लगा के बैठे हैं अपने गांव में। लेकिन अब इसके लिए मैंने आपके यहाँ लेटर भी दिया था मैडम। इसे मैं आप ही की बात करूँ ना, इसीलिए अब एक तरफ तो 45 साल बाद वो मुझसे कह रहे हैं कि निकाल के लाओ, निकाल के लाओ। दिन में 2 बार फोन आता है उनका, क्योंकि बीच में जब मैं अस्वस्थ थी तो उनको लगा कि वो मेरे से संपर्क नहीं कर पाते। दिन में 2 बार फोन आता है। मैं उन्हें कह रही हूँ कि हम तो भी लगे हुए हैं, एक कमेटी होती है जुडिशियल कमेटी, अगर हम उसका पुनर्गठन करना चाहते हैं कि वो जाकर के जेल में देखे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ एक तरफ तो ये है, एक और केस बताती हूँ। एक बच्चा 7 साल का करीब आज से 21 साल पहले अपने पिता के साथ खेत में खेलते खेलते सरहद पार कर गया। उसका नाम नानक सिंह है। अब उसके पूरे घर वाले मुझे कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान की जेल में है, आप लाओ। हम लोग उनको कह रहे हैं बार बार, पाकिस्तान मना करता है कि नहीं ऐसे इस्लाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम फोटो भेजते हैं कि इस शक्ल का कोई व्यक्ति है, वो कहते नहीं। उसने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रिट डाल दी कि कहो सरकार से निकाल के लाएं। तो मेरा ये कहना है कि एक तरफ तो जो लोग मारे घोषित कर दिए, 1 मिनट मुझे पूरा कर लेने दीजिए, आप उसके बाद जो पूछेंगे मैं जवाब दूंगी। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड लाइक दिस। नो आई एम सॉरी। यस सुषमा जी, यू कंटिन्यू, नथिंग। तो एक तरफ तो नानक सिंह का पूरा परिवार मुझसे कह रहा निकाल के लाओ, पाकिस्तान चाहे कुछ भी कहता रहे मगर निकाल के लाओ। दूसरी तरफ ये 6 परिवार कह रहे हैं कि 71 में तत्कालीन सरकार ने शहीद घोषित कर दिया था मगर वो तो जिंदा हैं, उन्हें निकाल के लाओ। मैं और बताती हूँ, जो आपको मालूम होगा मेजर धन सिंह थापा, उनको उस समय की सरकार ने शहीद घोषित किया, मरणोपरांत परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया और बाद में वो जिंदा निकल के आ गए क्योंकि वो चीन की जेल में थे। तो मैं ये नहीं कह रही, मेरी रूस के विदेश मंत्री से बात हुई, मैंने उनसे कहा कि एक्सेलेंसी कुछ कर सकते हैं क्या ऐसा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे 3 ट्रक ड्राइवर पकड़े गए थे, वो 7 साल बाद जिंदा निकल के आए, आप पेशेंस रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 7 साल, 41 साल, 45 साल, मैं ये कह रही हूँ अगर 1 सप्ताह बाद भी इराक के विदेश मंत्री जो कहकर गए अगर उन्होंने सबूत दे दिया तो मैं आकर कबूल कर लूंगी। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि इतने जिंदा हैं, इतने मारे गए, तो वो कबूल कर लूंगी। लेकिन जो भी बात बोलूंगी वो सबूत के साथ बोलूंगी। और ये भी मैं कह रही हूँ कि आज तक एक बार भी मैंने अपनी ओर से ये नहीं कहा वो जिंदा हैं। मैंने केवल ये कहा कि एक व्यक्ति कह रहा है मारे गए, बाकी हमारे सोर्सेज कह रहे हैं वो मारे नहीं गए। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी का तकाजा है कि वो उनकी तलाश करे और इसलिए मैं तलाश कर रही हूँ और इसी सदन से अनुमति लेकर के तलाश कर रही हूँ। और मैं आपको कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी, जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा तब तक मैं तलाश करती रहूंगी, क्योंकि मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ, बिना सबूत के किसी को मारा हुआ कहना ये पाप है और मैं इस पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। मेरा अंतर्मन कहता है कि कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन कोई एक सबूत ऐसा मिलेगा जो इस कहानी के रहस्य पर से पर्दा उठाएगा। अध्यक्ष जी, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। धन्यवाद।